मेरी स्क्रीन विजिबल है, काइंडली बता दें कोई। और ये सर नजर आ रहा है। चलें सर ठीक है। बोलिए। हम सर मेरे ख्याल में ज्वाइन नहीं कर पाए, वरना उन्होंने वर्बली आज स्टार्ट करना था, तो हम कुछ रिवीजन कर लेते हैं इसकी पॉइंट की। और ये क्वेश्चंस अब आप लोग खुद पढ़ें और समझें, और आप में से ही जो एक्सप्लेन करना चाहे वो कर सकता है। ना समझ आए तो फिर हम बाद में इसको देख लेंगे। ये वैसे एक दफ़ा हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हुए हैं, तो बेहतर है कि आप में से अगर कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा तो वो उसकी भी प्रैक्टिस होगी और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन वन को देख लें। ये डाटा एनालिसिस वाला चैप्टर है, और ये बहुत इजी से क्वेश्चन है। अगर ना समझ आए तो फिर हम डिस्कस कर लेंगे। आप ट्राई ज़रूर करें, क्योंकि ज़ाहिर है जीआरई सब ने अटेम्प्ट करना है। तो जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं, तो ये इस तरह समझ नहीं आएगा। सर मोइज़ है हमारे पास, सर जरगम है, और मैम शुमाइला हैं, मैम जीनत हैं। तो आप में से कोई भी अगर इसको एक्सप्लेन करना चाहे। एनीवन? चलिए मैं क्वेश्चन बता देता हूँ। जी सर जरगाम, अगर आप बता रहे हैं तो। सर ये एवरेज का क्वेश्चन है जिसमें हम एक वैसे एक चार एवरेज बता रहे हैं तो उसको हम एक्स वाई जेड या ए बी सी डी कंसीडर करके और उसको फोर पे डिवाइड कर लें। और उन दोनों में इन दो का उसने वैल्यूज बताई हुई है 90 और 60, किसी ए या बी की रखें, बाकी दो की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। ऐसे ही है। बिल्कुल सर, सही बताया आपने, ऐसा ही है कि तो उन्होंने इसको हमें ट्राई। टोटल एवरेज दी हुई है हमें। चार डोनेशंस है ना, ये फोर डोनेशंस की उन्होंने एवरेज दी हुई है, और उनमें से फोर डोनेशंस में से हमें दो वैल्यूज बताई हुई हैं, और दो अननोन है हमारे लिए। तो उन दो की एवरेज क्वांटिटी ए में पूछ रहे हैं, और उसको फिर हमने कंपेयर करना है 80 से, जो कि इन चार की एवरेज है। तो इसके लिए एक तरीका जो आपने बताया था वो बिल्कुल है कि अगर ये चार हमारे पास वैल्यूज हैं, और इनकी अगर हमने एवरेज लेनी है, तो ज़ाहिर है डिवाइडेड बाय फोर करते होते हैं, तो इनकी एवरेज आ जाती है, जो कि एटीएम में गिवन है ना। अगर दो वैल्यूज हमें पता है, तो दो की जगह हम कोई भी वेरिएबल अगर रख लें, तो यहाँ पे आप एक्स रख लें या वाई रख लें, तो आप इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। फोर को उधर ले जाएं, फिर ये जो दो हमारे पास वैल्यूज दी हुई है 90 और 60, इसको भी अगर सॉल्व करते हैं तो एक्स प्लस वाई आपके पास आ जाएगा। ठीक है, और उसको जब आप डिवाइडेड बाई टू करेंगे तो एक्स प्लस वाई की मतलब एवरेज निकल आएगी, और वो आप फिर कंपेयर कर सकते हैं इससे। और इसमें एक शॉर्टकट मेथड ये था कि आपके पास अगर इस तरह एवरेज दी हो, कुछ नंबर्स की एवरेज दी हो और कुछ की अभी नहीं दी हुई, तो आप इसकी एवरेज को टोटल की एवरेज से मैच करेंगे। पहले आप इसकी एवरेज निकाल लें। ये 90 प्लस 60 डिवाइडेड बाई टू करेंगे तो ये 150 डिवाइडेड बाई टू 75 आता है। अगर इसकी एवरेज टोटल की एवरेज से कम होगी, तो अंडरस्टूड सी बात है कि जो बाकी दो अननोन वैल्यूज हैं, उनकी एवरेज इस टोटल एवरेज से ज़्यादा होगी। ठीक है, ये भी एक ट्रिक है। तो वो 80 से ज़्यादा ही अच्छा वो आएगी। 85 आती है सर। जी मैम, 85 आती है बिल्कुल। तो वो आप इस तरह भी देख सकते हैं कि अगर टोटल फोर वैल्यूज हैं, दो की एवरेज आपको दी हुई है, तो वो आप देखें कि टोटल एवरेज से अगर वो कम है, तो बाकी जो दो अननोन वैल्यूज हैं उनकी एवरेज हमेशा टोटल वाली एवरेज से ज़्यादा होगी।
तो जब आपने 80 से ही इसको कंपेयर करना था, तो वो हम अगर 85 ना भी निकालें तो हमें ये पता है कि वो 80 से ज़्यादा होगी, तो क्वांटिटी ए इज़ ग्रेटर होता है इसमें। ठीक है, आपने मतलब कॉन्सेप्ट समझना है, क्योंकि वैल्यूज़ तो जीआरई में चेंज होंगी और घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बस आप उसको टैकल कर सकते हैं आराम से। सर अगर पहले वाले तरीके से करें, इसको वेरिएबल ले लें इसको, और जी एक्स प्लस वाई बाय टू करेंगे, तो फिर 80 को भी तो दो पे डिवाइड करेंगे ना। जी, एवरेज तो आप निकालेंगे ना। मैं वो जो आपने कहा चारों को प्लस करके आप जो पूछ रहे थे। मैं ये पूछ रहा हूँ कि कौन सा तरीका इफेक्टिव है, तो वो तो ये आपने लास्ट टाइम बताया था कि जो एट द स्पॉट आपके जहन में आ जाए वही बेहतर है। तो ऐसा तरीका आ रहा हो जहन में जो लंबा लंबा हो, तो प्रोसेस उसका, तो फिर तो शॉर्टकट उसके लिए बेहतर रहेगा, लेकिन आपने जो शॉर्टकट बताया मुझे उसकी समझ नहीं आई। सर शॉर्टकट मैंने ये बताया कि अगर आपके पास 4 वैल्यूज फर्ज करें दी हुई है ना, और उनकी टोटल एवरेज आपको दी हुई है, जैसे यहाँ पे 80 दी हुई है। अब उसमें से 2 वैल्यूज की एवरेज आप जो गिवन है उनकी पहले निकाल लें, जो 75 आती है, ठीक है। उसको अब आप कंपेयर कर लें इस 80 जो टोटल एवरेज है। अगर इनकी 90 और 60 की एवरेज 80 से कम है, तो आप ये एज्यूम कर सकते हैं कि जो बाकी दो अननोन वैल्यूज हैं उसकी एवरेज 80 से ज़्यादा होगी। ठीक है, ये मतलब एक याद करने वाली चीज़ है कि अगर आपके पास टोटल 4 वैल्यूज हैं, तो 4 में से अगर 2 की एवरेज टोटल की एवरेज से कम है, तो बाकी दो की एवरेज ज़्यादा होगी। और तो दूसरा इसका तरीका आंसर जो क्या बनेगा? आंसर सर, जब ये हमने निकाल लिया ना, जो आपने वैल्यूज वाला किया था कि हम चारों को ऐड करके अगर उस तरह निकालते हैं तो 85 आता है, जो मैम ने बताया था। और अगर हम नहीं निकालते, जस्ट आइडिया लगाते हैं, जिस तरह मैंने अभी आपको एजम्पशन बताई कि ये 80 से ज़्यादा होगी, वो 80 से कुछ भी हो, तो जब यहाँ पे 80 है क्वांटिटी बी में, तो हमने इससे कंपेयर करना है ना क्वांटिटी ए को। तो वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जब वो 80 से बड़ी है तो क्वांटिटी ए ग्रेटर है, तो हम ऑप्शन ए की तरफ जाते हैं। ये क्वांटिटेटिव कंपैरिजन वाले क्वेश्चन है ना, ये देखें, ये ऑप्शन जिसमें होते हैं, जिसमें हमने चूज करना होता है कि क्वांटिटी ए बड़ी है या क्वांटिटी बी बड़ी है, या ऑप्शन सी पे देखें क्वांटिटी ए बी दोनों इक्वल होंगी, या फिर इन दोनों में कोई एक फिक्स रिलेशन कायम नहीं हो रहा इन तीनों में से, तो फिर हम ऑप्शन डी सिलेक्ट कर लेते हैं। ये क्वांटिटेटिव कंपैरिजन में हम दोनों क्वांटिटीज को आपस में कंपेयर कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इस केस में आप देखें, जैसे इसका आंसर हमने निकाला 85 क्वांटिटी ए का। ठीक है, यहाँ 85 आ गया, और क्वांटिटी बी में 80 है, तो अब आप इनको कंपेयर करें ना, तो 85 ज़ाहिर है बड़ा है ना, तो क्वांटिटी ए इज ग्रेटर आती है। अब उन ऑप्शंस में आप देखें, क्वांटिटी ए ग्रेटर किस में है, ऑप्शन ए में, तो आप ये तो ऑप्शन आप ए ये सिलेक्ट ऑप्शन करते ए हैं। सिलेक्ट करते हैं। ठीक है सर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। इसमें हमें अब एज डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है कुछ एम्प्लॉयज की, एक बिजनेस की, ठीक है। उसमें अब एज इंटरवल दिया हुआ है या रेंजेस दी हुई हैं कि इतने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इस रेंज में आते हैं। ठीक है, उनकी एज कुछ भी हो सकती है, लेकिन इस रेंज के अंदर अंदर, मतलब ये 18 एम्प्लॉयज हैं, इनकी एज 55 से लेके 64 के दरमियान हो सकती है। अभी हमें ये नहीं पता कि उस रेंज के अंदर वो किधर लाई कर रहे हैं, वो कहीं भी लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हमसे उन्होंने जो क्वांटिटीज गिवन है जिनको हमने कंपेयर करना है, एक है द रेंज ऑफ द एजेस ऑफ द 20 ओल्डेस्ट एम्प्लॉयज ऑफ द बिजनेस, और दूसरी तरफ 11 है, 11 ईयर्स। हमने रेंज को कंपेयर करना है 20 ओल्डेस्ट एम्प्लॉयज की, कि उनकी क्या रेंज, जैसे ये रेंज दी हुई है ना, ये रेंज है, ये रेंज है, इस तरह हमने एक रेंज निकालनी है और उसको कंपेयर करना है क्वांटिटी बी से। अब आपके ख्याल में जो ओल्डेस्ट एम्प्लॉयज हैं वो किस रेंज में फॉल करेंगे?
वैसे बता दें, अभी कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं, जस्ट जर्नल इस टेबल को देखते हुए आप क्या बता सकते हैं कि वो किस रेंज में फॉल करेंगे। सर ये जो सेकंड एज इंटरवल नहीं है उसके ऑप्शन बी में दूसरी लाइन में 25 to 34 नहीं होना चाहिए? मैम कहाँ आप बता रही हैं? सर मैं यहाँ आप एज बता रही इंटर हैं, ये गलती है जो ये बता रही हैं मैम आप। जी जी सर, वो 34 नहीं होना चाहिए 24 की जगह में? जी जी, आई थिंक ये कोई मिस प्रिंटिंग है या इनकी गलती है कि 25 से यहाँ 24 की जगह यहाँ 34 होना चाहिए था, ताकि वो फिर उसी तरह टेबल में रेंज चलती। अच्छा, हमने जस्ट बताना है 20 ओल्डेस्ट एम्प्लॉयज की रेंज। तो ओल्डेस्ट का मतलब जाहिर है जिनकी एज सबसे ज़्यादा होगी। अब इस रेंज को आप देखते जाएं तो ये जैसे सर सकलैन ने मेंशन किया कि सबसे ओल्डेस्ट लोग तो 55 से 64 साल वाली रेंज में आएंगे ना। अगर वो हम देखें तो वो 18 है। ठीक है, लेकिन हमें तो 20 लोगों की चाहिए। तो अब इससे थोड़ा पिछली रेंज में जाएं, इस रेंज में तो इसमें 21 लोग हैं। अब दो बंदे हमें इधर से भी चाहिए जो इस रेंज में सबसे ओल्डेस्ट होंगे, तब हमारी 20 ओल्डेस्ट एम्प्लॉयज की रेंज आएगी ना। 18 तो हमें पता चल गया, उसकी रेंज भी कंफर्म है कि 55 से 64, ये बिल्कुल सही है। लेकिन ये जो दो बंदे हमने इधर से लेने हैं 21 में से, उनकी जो रेंज बतानी है, अब वो हमारे लिए एक सॉल्व करने वाली चीज़ है कि आप उसको कैसे एज्यूम कर सकते हैं या समझ सकते हैं कि वो दो बंदों की रेंज हम कैसे निकाल सकते हैं। आप कोई आप बता सकते हैं क्या पॉसिबल भी है निकालना या नहीं? अकेली रेंज निकालनी है। जी सर, हमने बस रेंज बतानी है कि इस ईयर से लेके इस ईयर तक, मतलब उनकी एज रेंज जो है ना हो सकती है, या इस एज रेंज में वो फॉल कर सकते हैं। वैसे अगर मैथमेटिक्स में रेंज निकालनी हो तो फाइनल पोजीशन में से माइनस करते हैं, लेकिन ये वो वाला कंसेप्ट यहाँ तो अप्लाई नहीं होगा। बिल्कुल, यहाँ पे देखें अभी हमें क्लैरिटी नहीं है। जब 21 बंदों में से हमने सिर्फ दो बंदे वो लेने हैं जिनकी एज सबसे ज्यादा है, तो हमें 21 बंदों की एग्जैक्ट एज पता होगी तो हम बताएंगे ना कि उनमें से ये दो बंदे हैं जो सबसे ज्यादा एजेड हैं और उनकी एज ये है, तब हम उस रेंज में उस ईयर को ले सकते हैं। मतलब कि अगर हमें पता हो कि ये 21 बंदे हैं, इसमें से 19 बंदों की रेंज है 45 से 53 साल, और जो दो बंदे हैं वो दोनों 54 ईयर्स ओल्ड हैं, तो हम 54 ले लेंगे कि 54 to 64 तक अगर हम रेंज लेंगे फिर, तो दो बंदे 54 वाले और बाकी ये 18 बंदे इस रेंज वाले हम ऐड करें तो हमारे पास ये रेंज आ जाएगी कि 54 से 64। लेकिन अब हमें इनकी एज नहीं पता। ये जो 21 पीपल हैं या जो नीचे भी थे 18, उनकी भी एज नहीं पता, लेकिन वो हमारे रेंज से मतलब कम है तो हम वो सारे ले लेंगे। ये 20 में चाहिए। अगर 18 चाहिए होते तो फिर ये 18 भी हम एग्जैक्ट उस तरह ले लेते। लेकिन अगर 18 से कम चाहिए होते फिर हमारे लिए इशू होता, क्योंकि हमें एग्जैक्ट एज नहीं पता कि हमने कौन से बंदे लेने हैं, कौन सी एज वाले हमने कंसिडर करने। तो यहाँ पे हमें एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है कि हम एक्सपेक्ट कर सकें कि 20 ओल्डेस्ट एम्प्लॉयज की एग्जैक्ट एज क्या बनेगी या एग्जैक्ट उनकी रेंज क्या बनेगी। मिसाल के तौर पे ये जो 21 बंदे हैं, इनका जरूरी नहीं कि इस रेंज में वो हर ईयर में कोई बंदा फॉल कर रहा हो सकता है कि इसमें सबकी एज 45 हो। ठीक है, ये भी हम कह सकते हैं ना कि ये 21 बंदों की एज 45 ही है, अगर तो वो इस रेंज में फॉल कर सकते हैं ना, तो पॉसिबिलिटी है। अगर सबकी एज 54 कंसीडर कर लें आप, तब भी ये पॉसिबिलिटी है कि वो इसी रेंज में आएंगे। 21 के 21 बंदे 54 ईयर्स ओल्ड हैं। अब तो इस तरह हम कंफर्म नहीं बता सकते कि किस एज ग्रुप में वो या एज ईयर में वो फॉल करते हैं। तो इसमें हम इस चीज को कभी भी एग्जैक्ट निकाल नहीं सकते। तो निकालेंगे नहीं तो हम कंपेयर भी नहीं कर सकते फिर इस क्वांटिटी बी से, तो फिर हम ऑप्शन डी की तरफ चले जाते हैं। ये बात क्लियर होगी? यस सर। चलिए नेक्स्ट सर क्वेश्चन ये देखते 11 ईयर के क्या क्वांटिटी बी में इसका क्या मतलब है 11 ईयर? हैं। सर जैसे अब ये एक रेंज दी हुई है ना 55 से 64,
ये कितने साल की रेंज है? मतलब 64 माइनस 54 कर लें आप तो। 9 सर। जी 9, 55 भी इंक्लूड होगा ना मैम इसमें, तो ये मेरे ख्याल में 10 बनेगा। 10 जी। तो ये 10 ईयर्स की रेंज है। इसी तरह वो पूछ रहे थे कि 20 ओल्डेस्ट एम्प्लॉयज की रेंज निकालें और उसको कंपेयर करें। अगर हम रेंज इधर से एग्जैक्ट निकाल सकते, अगर हमें हर मेंबर की एज गिवन होती और हम रेंज निकाल लेते, तो वो ईयर्स में आती, मतलब 11 ईयर्स, 20 ईयर्स, 50 ईयर्स, कुछ भी। तो उसको हम फिर इस 11 ईयर से कंपेयर कर सकते थे। लेकिन अब हम रेंज तो निकाल ही नहीं सकते, इसलिए हम ऑप्शन डी की तरफ चले गए कि हम उनको आपस में कंपेयर ही नहीं कर सकते। क्लियर हो गया सर? जी सर। चल, क्वेश्चन नंबर 3। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। थोड़ा सा समझ के तो आप में से कोई भी एक्सप्लेन कर दे। ये उसी क्वेश्चन की एक्सटेंशन है। जी सर। तो उसी क्वेश्चन की एक्सटेंशन है ये। नहीं नहीं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है सर। इसमें तो जस्ट लिखा हुआ कि सम ऑफ फर्स्ट 7 पॉजिटिव इंटीजर्स। अच्छा, क्वांटिटेटिव कंपैरिजन में ना कई दफ़ा हमें, जिस तरह अभी यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है और उसके बाद ये क्वांटिटीज दो दी हुई हैं, क्वांटिटी ए और बी। कई दफ़ा इस तरह हमें ऊपर कोई डाटा दिया होता है, कोई इक्वेशन दी होती है, और उसके मुताबिक क्वांटिटी ए और बी को हम कंपेयर कर रहे होते हैं। और कई दफ़ा बस वो हमें डायरेक्ट क्वांटिटीज दे देता है, जैसे ये क्वेश्चन 3 में है, क्वेश्चन 4 में है। तो फिर हमने उनको देखते हुए अपने उसको डाटा एनालिसिस करना होता है कि अब इसका मतलब क्या बनता है और इसका मतलब क्या बनता है। फिर उनको हम आपस में कंपेयर करते हैं, जो भी उनकी वैल्यूज या मतलब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं उसको हम फिर लेते हैं। अब यहाँ पे तो हमें टेबल दिया हुआ था जिसको हमने थोड़ा सा एनालाइज किया और फिर ये इंफॉर्मेशन हमने उससे गेट करने की कोशिश की और फिर कंपेयर किया। लेकिन यहाँ पे अब वो कोई और चीज़ नहीं है, तो हम डायरेक्ट जो क्वांटिटी ए और बी में चीज़ है उसी को एनालाइज करते हैं और उसको फिर आपस में कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे हमें अब इंफॉर्मेशन देखें। क्वांटिटी ए में है द सम ऑफ फर्स्ट 7 इंटीजर्स, 7 पॉजिटिव इंटीजर्स। अब सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि इंटीजर्स क्या होते हैं, फिर उसमें पॉजिटिव इंटीजर्स हम किन को कह सकते हैं, और फिर उनमें जो फर्स्ट 7 बनते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स उनका हमने सम निकालना है। ठीक है, उनको सम अप करेंगे तो उनकी जो भी वैल्यू आएगी वो क्वांटिटी ए हमारी हो जाएगी। फिर हम क्वांटिटी बी की तरफ देखेंगे कि 7 टाइम्स द मीडियन ऑफ फर्स्ट 7 पॉजिटिव इंटीजर्स। अब यहाँ पे 7 पॉजिटिव इंटीजर्स तो हमें यहीं से पता चल जाएंगे कि कौन से, क्वांटिटी ए में जैसे हमने निकाला होगा, फिर उनका मीडियन हमने निकालना है और उसका फिर 7 टाइम्स हमने कैलकुलेट करना है। 7 टाइम्स का मतलब उसको 7 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो आपके पास वो वैल्यू आ जाएगी। और फिर जो वैल्यूज इन दोनों की आएंगी उनको आपस में कंपेयर करना है कि क्वांटिटी ए ग्रेटर है, बी ग्रेटर है, दोनों इक्वल हैं, या फिर इनमें कोई कंपैरिजन। क्योंकि इनमें एग्जैक्ट वैल्यूज आएंगी तो इनमें ऑप्शन डी नहीं हो सकता। इनमें हमें क्लियर है कि कुछ ना कुछ न्यूमेरिक वैल्यूज ही आएंगी और हम उनको कंपेयर करेंगे। तो अगर आप पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करें, ये जो 7 पॉजिटिव इंटीजर्स की बात हो रही है दोनों में, तो पॉजिटिव इंटीजर्स जो वो 0 से बड़े होते हैं, और इंटीजर्स का मतलब कि 1 2 3 4 जो भी हमारी ये वैल्यूज हैं। तो फर्स्ट 7 है तो 1 से 7 तक आप वैल्यूज ले लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अगर आप इनको ऐड करते हैं 1 + 2 + 3 अप टू 7, तो ये आपके पास 28 आएगा। ठीक है, तो क्वांटिटी ए आपकी 28 आती है। इसी तरह अगर आप इस क्वांटिटी बी में देखें, तो इसमें हमें पूछा गया है कि मीडियन बताएं। ये जैसे सर ने कैलकुलेट किया, अब ये हमारे पास 7 इंटीजर्स हैं, सम हमने निकाली है 28 जो क्वांटिटी ए आ गई। अब क्वांटिटी बी में हमसे उन्होंने पूछा मीडियन, 7 टाइम्स द मीडियन ऑफ फर्स्ट 7 पॉजिटिव इंटीजर्स।
तो आप इसमें से बता सकते हैं कि मीडियन क्या होगा? वो ऐसे सर ने लिखा है, लेकिन आप अगर इसको देखें 1 2 3 4 5 6 7, मिडिल वैल्यू होती है। तो मिडल वैल्यू होती है। जब आपके पास इसकी लेंथ ऑड में होगी और तो जी, आपके अगर पास इवन हो वहीं तो फिर पे उसका जो दरमियान वाली दो तीन उनका हम मीन ले लेते बिल्कुल उनकी एवरेज ले लेते हैं। एवरेज को मीन भी कहते हैं, अरिथमेटिक मीन भी कहते हैं। तो जब इनकी लेंथ ऑड है तो आप डायरेक्ट मिडल वैल्यू कैलकुलेट ले सकते हैं। अगर इवन होती, 6 तक होती, तो फिर हम दो वैल्यूज को, 3 और 4 को एवरेज निकाल के तो वो मीन निकालते। बहरहाल ये 4 आ गया। अब 4 का हमने 7 टाइम्स लेना था, तो इसको 7 से मल्टीप्लाई किया, तो ये भी 28 आ गया। तो दोनों क्वांटिटीज 28 आ गई। तो ऑप्शन सी हुआ हमारे पास कि बोथ क्वांटिटीज आर इक्वल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन 4, the number of two-digit positive integers for which the unit digit is not equals to the 10th digit, और क्वांटिटी भी में जस्ट 80 है। अब ये जो क्वांटिटी ए है, ये अगर कोई एक्सप्लेन करना चाहे कि इसमें वो क्या कह रहे हैं। कोशिश करें समझने की, क्योंकि इस डिस्क्रिप्शन को या जो आपके पास ये वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं, इनको आप जब तक समझेंगे नहीं, इसको मैथ्स में कन्वर्ट करना नहीं आपको आएगा, तो आप टैकल नहीं कर सकेंगे क्वेश्चन। सर। ये टेन इसलिए डिजिट का क्या मतलब है? सर यूनिट डिजिट आपको पता लग गया क्या होता है? सिंगल यूनिट। जी, जैसे आप 0 1। जी जी, एक कॉन्सेप्ट होता है जो कि यूनिट, 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, जिसमें हम पढ़ते होते थे मैथ्स में। आपने बेसिक में अगर पढ़ा हो, आपको आइडिया है उसका? जी जी, पढ़ा हो। ठीक है, तो ये उसी से निकलता है। मतलब जो भी नंबर है उसको हम प्लेस वैल्यू चार्ट से देखते हैं ना कि उसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, फर्ज कर लें कि यहाँ पे यूनिट है, फिर यहाँ 10 आ जाता है, फिर 100 आ जाता है, इसी तरह वो सो ऑन चलता जाता है। ये 100 हो गया, 100 के बाद 1000 हो गया, फिर 10,000, और इसी तरह इससे छोटी भी वैल्यूज भी आती हैं जो पॉइंट्स में आ जाती हैं। तो उनको हम 10th 100th और 1000 कहते हैं, मतलब THS लगाते होते हैं, और वो पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज बताते होते हैं। तो इसमें अब जो ये यूनिट वैल्यू है, यूनिट वैल्यू पे आपको पता है 1 से 9 तक जो डिजिट्स होते हैं वो यूनिट वैल्यू कंसिडर होते हैं, मतलब सिंगल डिजिट नंबर्स जो होते हैं। ठीक है, आप अगर रुपीज में बात करें तो 1 से 9 रुपए जो हैं वो सिंगल यूनिट डिजिट हैं, सिंगल डिजिट या यूनिट डिजिट आप उनको कह सकते हैं। फिर 10 रुपए से 99 रुपीज तक जो वैल्यूज हैं उनको आप 10 डिजिट्स कह सकते हैं। ठीक है, 2 डिजिट या 10 डिजिट। फिर जब 3 डिजिट हो जाता है तो वो हंड्रेड्स में बात चली जाती है, 100 से लेके और 999 तक। ठीक है, फिर 999 से बड़ा 1000 आ जाता है, तो ये इस तरह चलता है। तो ये जो 10th डिजिट है ना, ये इसकी बात हो रही है कि अगर वो 2 डिजिट नंबर है तो उसका जो 10th डिजिट है, मतलब 10th वाली वैल्यू पे एक यूनिट वैल्यू होगी, एक 10th वैल्यू होगी। जैसे अगर ये हम 10 रुपए कंसिडर करते हैं तो इसकी ये यूनिट वैल्यू है, ये 10th वैल्यू है इसकी, ये जो 1 है ये इसकी 10th वैल्यू है। ठीक है, 10th पोजीशन पे बेसिकली। अच्छा, अब उसने हमसे क्वांटिटी ए में जो गिवन है वैल्यू डिस्क्रिप्शन, उसको हम पढ़ते हैं। द नंबर ऑफ 2 डिजिट पॉजिटिव इंटीजर्स फॉर विच द यूनिट डिजिट इज नॉट इक्वल टू द 10th डिजिट। ठीक है, द नंबर ऑफ 2 डिजिट पॉजिटिव इंटीजर, द नंबर से वो बता रहा है हमें कि हमने काउंट करके बताना है नंबर्स को। ऐसे तमाम
टू डिजिट पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, जिनमें उनका यूनिट डिजिट और टेंथ डिजिट इक्वल नहीं है। मतलब सबसे पहले तो हमें पता चल जाए कि टू डिजिट पॉजिटिव इंटीजर्स कितने हैं, कौन कौन से हैं। तो टू डिजिट कहाँ से स्टार्ट होते हैं पॉजिटिव में? 10 से। जी 10 से मैम। 1 से 9 तक तो पॉजिटिव जो है वो यूनिट डिजिट होंगे ना। तो फिर टू डिजिट में आ जाए तो वो 10 से स्टार्ट होते हैं, और ये कहाँ तक जाते हैं, 99 तक। ठीक है, क्योंकि आगे 100 फिर आ जाता है तो वो टू डिजिट नहीं, वो थ्री डिजिट बन जाता है। अब हमें पता चल गया कि पॉजिटिव जो टू डिजिट नंबर हैं वो उनकी रेंज ही है। अब अगर इनको हम काउंट करें कि ये टोटल नंबर कितने बनते हैं, तो ये कितने बनते हैं? अगर 10 से 99 तक हम गिनती करें कि ये नंबर्स बनते कितने हैं इनकी, मतलब 89। 89। 90, 90 बनेंगे ना सर। 10 भी मतलब इंक्लूड है ना उसमें, इसलिए आप 90 रखें। 9 माइनस करेंगे 90 में से, जो पहले 9 डिजिट्स हैं वो माइनस करेंगे तो आपके पास 90 आ जाएगा। तो इनकी 90 वैल्यू आ गई, मतलब इनका नंबर जो है, काउंटिंग नंबर, वो 90 आ गया। लेकिन हमसे पूछा है द नंबर ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स। यहां तक तो हमने अब ये वैल्यू 90 निकाली, लेकिन आगे हमें एक कंडीशन दी हुई है, फॉर विच द यूनिट डिजिट इज नॉट इक्वल टू द 10 डिजिट। इनमें से वो नंबर्स निकाल देने हमने जिनमें उनका यूनिट और टेंथ डिजिट सेम है। वो कौन कौन से हो सकते हैं, कोई एक दो आप बता दें, आपको फिर आइडिया हो जाएगा कि वो कौन से नंबर है। 11, 22, 33। जी बिल्कुल, जिनका यूनिट डिजिट और टेंथ डिजिट सेम होता है। जैसे 11 है, अब इसमें ये यूनिट डिजिट है, ये इसका टेंथ डिजिट है, ये सेम है। 22 इसमें भी सेम है। इस तरह 33, 44, ये और ये अप टू 99 तक सारे डिजिट्स होंगे। तो जो के बनते हैं कितने, 9। ठीक है, वो 9 डिजिट्स आप इसमें से माइनस कर देंगे। अब टोटल टू डिजिट नंबर्स 90 हैं। 90 में से हमने वो जो सेम यूनिट और 10 डिजिट वाले नंबर थे वो 9 थे, जो कि हमने माइनस किए, तो हमारे पास 89 आ गए। अब ये 89 वो नंबर हैं जो कि टू डिजिट पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, और जिनमें उनका यूनिट डिजिट और 10 डिजिट इक्वल नहीं है। ठीक है, तो क्वांटिटी ए हमारे पास आ गई 89। और क्वांटिटी बी में देख लें आप, सॉरी 81, 90 में से वो माइनस किया 9 हमने। तो अब 81 को हम इससे कंपेयर करेंगे, तो हमें पता है क्वांटिटी ए ग्रेटर है, तो ऑप्शन ए होगा कि क्वांटिटी ए इज ग्रेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का था। प्रोबेबिलिटी हमने पहले भी छोड़ दी थी, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हम प्रोबेबिलिटी को कवर करेंगे। क्वेश्चन 6 देख लें। अच्छा, अब इसमें क्वांटिटी ए बी दी हुई है, और उससे पहले हमें कुछ और भी वैल्यू दी हुई है, जैसे पिछले क्वेश्चंस में नहीं थी। ये जैसे हमें दी हुई है, अब इसको रीड आउट करके कुछ फिर क्वांटिटी ए और बी को आप पढ़ें, अगर किसी को समझ आता है तो वो एक्सप्लेन कर दें। कोई भी ट्राई करे, बेशक सही है गलत है जैसा भी समझ आया, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो।
से जो सेट टी और एस है, इसकी जो एलिमेंट्स हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जी सर। और जो जो जिस प्लेस पे है उस प्लेस के साथ करेंगे, या हर एक को अलग अलग वैल्यूज के साथ करेंगे? सर हर एक को करेंगे, लेकिन आप पहले समझ लें कि वो हमसे पूछ क्या रहा है ना। हमसे उसने पूछा क्या है, मतलब क्वांटिटी ए में क्या हमने बताना है या क्या कैलकुलेट करना है। ये जस्ट आप अगर बता देना तो बाकियों को भी क्लैरिटी हो जाएगी इसमें। इसलिए अगर वो ये कहना चाह रहा है कि आप टी और एस को मल्टीप्लाई करते हैं तो कौन से वो एलिमेंट हैं जो सेट के अंदर लाई करते हैं? अच्छा, जिस तरह पिछले भी क्वेश्चन में था दी नंबर ऑफ। अब दी नंबर ऑफ का मतलब ये है कि हमने गिनती करके वो बताने होते हैं नंबर्स, कि उनका काउंटिंग नंबर क्या है, मतलब वो हम गिन के बताते हैं, ठीक है। तो हमने उनकी गिनती बतानी है बेसिकली, काउंटिंग नंबर बताना है। अब किस चीज़ का बताना है वो देखें। प्रोडक्ट का। डिफरेंट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ प्रोडक्ट एक्स वाई, कि एक्स वाई के डिफरेंट प्रोडक्ट्स निकलेंगे, ठीक है। मतलब एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करते जाएं, उनकी वैल्यूज के जो भी आंसर निकलेंगे, मतलब एक्स वाई की कोई एक वैल्यू लेंगे तो उसका प्रोडक्ट एक का आंसर आ गया, फिर उनकी कोई और वैल्यू होगी तो उसका एक और प्रोडक्ट। तो ये उनके डिफरेंट, उनकी मल्टीप्लिकेशन करके आंसर्स आते जाएंगे डिफरेंट से। अब इनका हमने काउंटिंग नंबर, मतलब इनको गिन के बता देना कि कितने प्रोडक्ट्स बन गए, 1 2 3 4 5। तो बेसिकली वो नंबर हमसे पूछ रहे हैं वो, ठीक है। अब पहले हमें पता चले कि एक्स वाई है क्या। अब उन्होंने बताया एक्स इज अ नंबर इन सेट एस, के एस सेट में एक्स है कोई एक नंबर। अब हमें एग्जैक्ट नहीं बताया कि वो एस कौन सा नंबर है। और इसी तरह वाई सेट टी में एक नंबर है, तो इनमें से वाई कुछ भी हो सकता है। तो अब पॉसिबल वैल्यूज हमसे पूछी हैं, तो हम हर वैल्यू को एक्स भी कंसीडर करेंगे और हर वैल्यू को वाई भी कंसीडर करेंगे, ठीक है। एक्स 1 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। इसी तरह वाई इन 5 वैल्यूज में से कुछ भी हो सकता है। तो हमने तो जस्ट इनकी प्रोडक्ट की पॉसिबल वैल्यूज का नंबर बताना है ना, कि कितने प्रोडक्ट्स बन सकते हैं बेसिकली पॉसिबल। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका ये है कि अगर आपने इन दोनों को, अगर 1 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, मतलब यहाँ पे x 1 ले लिया, यहाँ y 2 है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक प्रोडक्ट आ जाएगा। फिर अगर हम x को 1 ही रखते हैं और y को चेंज कर लेते हैं 3, फिर y को 5, फिर 8, फिर 13, तो ये हमारे पास 5 प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। इसी तरह फिर 4 ले लेते हैं, 4 के साथ ये सारी वैल्यूज, फिर 7 के साथ सारी वैल्यूज, फिर 10 के साथ सारी वैल्यूज। तो इस तरह ये हमारे पास प्रोडक्ट बनते जाएंगे, और वो तो ये काफ़ी लेंथी को उस तरह बन जाता है, लेंथी कैलकुलेशन है। तो इसको आसान और सिंपल वे में देखने के लिए कि हमारे पास टोटल प्रोडक्ट्स बनते कितने हैं, अगर दो सेट आपके पास दिए हुए हो और आपने ये देखना हो कि उसके पॉसिबल कम्बिनेशंस कितने बन सकते हैं, तो उसके लिए सबसे आसान है कि सबसे पहले आप इनकी लेंथ देख लें कि सेट्स की लेंथ कितनी है। इस सेट की लेंथ नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप काउंट कर लेते हैं, तो इसमें है 4 और टी में है 5। ये इनकी लेंथ आ गई। अब इन लेंथ को अगर आप आपस में मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास जो भी वैल्यू आएगी, इतने पॉसिबल कम्बिनेशंस बन सकते हैं उनके, ठीक है। वो 20 बनते हैं। जैसे 1 को इन चारों के साथ, पांचों के साथ आप लेंगे, 5 बनेंगे। इसी तरह 4 को लेंगे, फिर 5, फिर 7 को लेंगे, फिर 10 को लेंगे, तो ये टोटल 20 कम्बिनेशंस बन जाते हैं। नंबर ऑफ कम्बिनेशंस हमारे पास 20 आ गए, ठीक है। नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ प्रोडक्ट एक्स वाई, अगर वो हम देखें तो वो 20 आते हैं। लेकिन ये जो लफ्ज डिफरेंट है, अब वो ये पूछ रहे हैं कि जस्ट हमने पॉसिबल कम्बिनेशंस नहीं बताने, बल्कि वो पॉसिबल कम्बिनेशंस बताने हैं जिनकी वैल्यूज भी डिफरेंट होंगी, मतलब जिनका आंसर डिफरेंट होगा। अगर 1 मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो वो उसका आंसर 2 है। इसी तरह 1 मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो आंसर 3 है। अब ये आपस में डिफरेंट है, तो इनको हम काउंट करेंगे। लेकिन अगर सेम वैल्यू आ जाती है, जैसे यहाँ पे देखें, ये 4 मल्टीप्लाई होगा जब 2 से तो 8 आंसर आएगा। इसी तरह जब ये 8 मल्टीप्लाई होगा 1 से तो इसका आंसर भी 8 आएगा। अब ये सेम वैल्यूज हैं, तो इनमें से हम एक को इग्नोर कर देंगे, ये सेम नहीं ले सकते, हम इनको इग्नोर कर देंगे, क्योंकि ये डिफरेंट वैल्यूज नहीं है, ये सेम वैल्यूज हैं। तो आपको लग रहा होगा कि ये तो बड़ी लेंथी कैलकुलेशन करनी है, और
तब जाके आंसर निकलेगा। तो इसका शॉर्टकट मेथड यही है कि सबसे पहले आप क्वेश्चन में देखें कि हमने उसको कंपेयर करना किससे है। हमने जस्ट एक न्यूमेरिक वैल्यू है जो 20, उससे कंपेयर करना है। तो आपने जब स्टार्ट में इनकी लेंथ को आपस में मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 20 आया। आपको पता चल गया कि मैक्सिमम इसकी कम्बिनेशन 20 बन सकते हैं, ठीक है, जिसमें डिफरेंट भी और सेम वैल्यूज वाले भी तमाम शामिल होंगे ना। टोटल कम्बिनेशन 20 है, लेकिन आपको तो जस्ट डिफरेंट चाहिए। तो आप यहाँ से हिट एंड ट्रायल से देख सकते हैं। जैसे हमने देखा कि 8 1 8, 4 2 8, ये 4 2 8 और 8 1 8, एक कम्बिनेशन तो सेम वैल्यू दे रहा है। इसका मतलब है कि जो डिफरेंट वैल्यूज वाले पॉसिबल कम्बिनेशंस हैं वो कम हो जाएंगे ना जब आप इनको इग्नोर करेंगे, 20 से कम होते जाएंगे। एक ही आपने निकाल दिया जो सेम आपने निकाला, तो ये 19 हो गया। अब आपको मजीद आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कम्बिनेशन इससे बढ़ तो नहीं सकते, 20 से बड़े तो ज्यादा तो नहीं होंगे कभी भी, क्योंकि हमने उनकी लेंथ से पॉसिबल मैक्सिमम पॉसिबल कम्बिनेशन 20 निकाल ली। तो जब ये इससे कम है तो आप डायरेक्ट इधर कंपैरिजन कर सकते हैं कि क्वांटिटी ए आपकी छोटी ही होगी, ठीक है, 20 से वो छोटी ही होगी, तो हमारी क्वांटिटी ए स्मॉलर आती है। तो ये क्वांटिटी बी इज ग्रेटर, ऑप्शन बी। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकता है। चलें, क्लियर है तो आगे देखते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ गई। इसमें हमें एक पाई चार्ट दिया हुआ है जिसमें कुछ परसेंटेजेस दी हुई हैं, 3 डिफरेंट क्वांटिटीज हैं, और क्वेश्चन रीड आउट करते हैं कि क्वेश्चन में हमें क्या पूछ रहे हैं। द ग्राफ अबव शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 3 डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ हार्ड कैंडीज, चेरी, लेमन एंड लाइम, इन अ कैंडी जार। ठीक है, एक कैंडी जार है जो ग्राफ में शो हो रहा है, और उसमें 3 डिफरेंट किस्म के फ्लेवर्स हैं हार्ड कैंडीज के, जो कि चेरी, लेमन और लाइम है। और उन्हीं की ये परसेंटेजेस दी हुई है कि जार में 60% चेरी फ्लेवर है, लाइम फ्लेवर 25% है, लेमन फ्लेवर 15% है। ओके, इफ ऑल द लेमन कैंडीज आर रिमूव्ड and no other candies are added or removed, what fraction of the remaining candies in the jar will be lime candies? अगर ये एक उसका जार है और जिसकी परसेंटेजेस दी हुई हैं, अगर इसमें से हम लेमन कैंडीज को रिमूव कर दें और उसके बाद कोई और कैंडी ऐड या रिमूव ना करें, तो आप ये बताएं कि जो रिमेनिंग कैंडीज रह जाएंगी उसमें लाइम कैंडीज की क्या फ्रैक्शन बनेगी, कि वो कितने परसेंट बन सकती है, मतलब उसकी फ्रैक्शन में आपने बताना है। तो इसको कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई एक्सप्लेन करना चाहे अगर। वो लाइम की परसेंटेज पूछ रहे हैं जब सर लेमन को। जी सर, मैम बताएं। सर आई एम नॉट श्योर बट आई विल ट्राई। सर हम लोग लाइम कैंडीज के साथ तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं ना, हम ऐड कर रहे हैं ना रिमूव कर रहे हैं। तो उनकी हमें जो परसेंटेज गिवन है वो 25% है। तो ये 1/4 जी। ही होगा जहाँ तक मुझे लगता है, 7 का सी होगा, बट आई एम नॉट श्योर। अच्छा, अभी रिमूवल से पहले आप देखें कि ये जो परसेंटेज दी हुई है 25%, ये निकलती कैसे है। ये बेसिकली ऐसे निकलती है ना, 25/100 × 100। मतलब कहने का ये है कि ये 25 जो है हम 100 से कंपेयर कर रहे होते हैं ना, क्योंकि परसेंटेज में हमें पता है कि टोटल 100% ली जाती है और उसमें से कंपैरिजन किया जाता है, टोटल से कंपेयर किया जाता है। ठीक है, तब ये हमें पता होता है कि ये 25/100, अगर मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो परसेंटेज का साइन लगा देते हैं। अगर आप इसको रिमूव भी कर दें
तो जस्ट हमें ये पता है कि ये जो 25 वैल्यू आई है, ये वाली, ये 25% हम कैसे निकालते हैं? ये ऐसे निकालते हैं ना, 25/100, कि आप उसको टोटल से कंपेयर कर रहे होते हैं। अगर टोटल 100 है तो हम उसका 1/4 कहते हैं कि 25 है। ठीक है, तो आप टोटल से कंपेयर कर रहे होते हैं। आप इस केस में तो देखें, ये जो चेरी 60% है, ठीक है, तो 60% आप कैसे लिख सकते हैं? 60/100, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। और इसी तरह लेमन जो है वो 15/100, कि ये 100 में से 15 है, ये 100 में से 60 है, ये 100 में से 25 है। ठीक है, तो अगर इसमें से लेमन 15% रिमूव हो गया, ठीक है, तो तब लाइम की क्या परसेंटेज बनेगी? तो मैम ने जैसे बताया कि वो 25% है, तो वो 25% बिल्कुल थी, लेकिन वो जब टोटल 100 था तब थी। अब जाहिर है अगर लेमन रिमूव हुआ है 15%, तो वो टोटल में से भी तो वैल्यू कम हुई है ना। तो आप अगर टोटल को कम करें 15, तो ये 25/85 हो जाएगा। ठीक है, 100 में से हमने 15 माइनस कर दिया। तो आप बेसिकली ये फ्रैक्शन आप निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अब आपके पास टोटल 85 है, अब आपने 85 में से बताना है कि उसका 25% कितना होता है। तो आप अगर इसको सॉल्व करते हैं 5 से, अगर इसको 5 के टेबल से इसको काटते हैं, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 5/, ये जैसे सर ने कैलकुलेट कर लिया, 5/17। और ये आपके पास वैल्यू यहाँ दी हुई है। ठीक है, ये ऐसे ही है जैसे अगर आपके पास कोई भी चीज़ है, आप कोई भी क्वांटिटी ले लें कि आप चले पेंसिल्स की एग्जांपल ले लेते हैं, कि आपके पास लेड पेंसिल्स हैं। आप उसमें वैल्यू यही कंसिडर कर लें कि आपके पास टोटल जो है 60 लेड पेंसिल्स हैं, 15 आपके पास फाउंटेन पेन है, और 25 मार्कर्स हैं। ठीक है, टोटल आपके पास 100 हैं ये काउंटिंग में। तो अब आप ये बताएं कि अगर आपके ये जो 15 फाउंटेन पेन्स हैं ये आप निकाल देते हैं, तो आप लाइन बताएं कि वो या मार्कर्स बता दें कि कितने परसेंट बनेंगे। तो आप ऐसा नहीं कहेंगे कि उसकी क्वांटिटी अगर 25 है तो वो 25% ही होगा, क्योंकि आपने परसेंटेज बतानी है ना, या उसकी फ्रैक्शन बतानी है, तो आप उसको टोटल से कंपेयर करेंगे। अब इस केस में टोटल 85 हो गया, जी क्योंकि सर। 15% उसमें से हमने लेस कर दिया। तो आप इसको टोटल से जब कंपेयर करेंगे तो वो आपके पास फ्रैक्शन ये बनेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। R is a list of 15 consecutive integers and T is a list of 21 consecutive integers. The median of the integers in list R is equal to the least integer in list T. If two lists are combined into one list of 36 integers, how many different integers are on the combined list? एक लिस्ट R है, एक लिस्ट T है, और इनकी हमें लेंथ दी हुई है कि ये 15 कंसेक्टिव इंटीजर्स हैं, ये 21 कंसेक्टिव इंटीजर्स हैं। कंसेक्टिव इंटीजर्स का मतलब है जिनमें इंक्रीमेंट 1 का हो। ठीक है, लगातार 1 2 3 जिससे होती है हमारी काउंटिंग भी इसी तरह है। इंटीजर्स वो कोई भी हो सकते हैं, उन्होंने ये नहीं बताया कि इंटीजर्स वो हैं कौन से, एग्जैक्ट नंबर क्या है।
मतलब वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, और उनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। आप कोई भी इंटीजर्स कंसीडर कर सकते हैं। तो किसी को अगर समझ आया हो कि इसको सॉल्व कैसे करना है। जी सर, जरगाम या मैम जीनत, आप में से कोई अगर एक्सप्लेन करे तो। गेस कर सकते हैं कि आपके ख्याल में किस तरह हो सकता है, या आपको क्या समझ आया कि उसमें वो क्या पूछ रहे हैं हमसे। सर सकलैन, आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें फिर इनको। चले मैं बता देता हूँ। या देखिए, 15 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स क्या होते हैं हमारे पास, मतलब इसमें कोई गैप ही नहीं होता। इट मीन्स कि हमारे पास जो पहली लिस्ट में होंगे ना, वो हमारे पास, एक मिनट, वो हमारे पास 1 से लेके 15 तक होंगे। ठीक है। और वो यही बात कर रहा है कि जो हमारे पास सेकंड लिस्ट है उसमें सबसे जो लीस्ट वैल्यू है ना, वो हमारे पास किस चीज़ का मीडियन होगा? आर का मीडियन होगा। तो आर का मीडियन क्या है? 8। इट मीन्स कि जो ये वाली लिस्ट से स्टार्ट होनी है, 8 से स्टार्ट होनी है। ठीक है। और ये कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। ये कितने हैं? 21 है। तो आप 8 से काउंट करें आगे 21 कितने बनते हैं जाके। तो ये हमारे पास कंसेक्यूटिव नंबर्स होंगे। अभी आप इसमें से कोई बता सकता है कि कितने होंगी? सर जरगाम, कोई क्लियर हुआ आपको? देखिए, मैंने आपके लिए कितना इजी कर दिया। मतलब पहली लिस्ट है, देखिए कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं 1 से 15 तक। और वो कह रहा है कि इसका मीडियन दे। और जो इसका मीडियन क्या आएगा? वैसे 8 आएगा। तो इट मीन्स कि वो 8 से स्टार्ट होनी है दूसरी लिस्ट। और वो 21 कंसेक्यूटिव नंबर तक जानी है। तो उसको जब वो कह रहा है कि दो लिस्ट को कंबाइन करेंगे ना, लिस्ट को, तो कितना आना चाहिए? 36 इंटीजर्स। तो उसमें से कि सेम वाले हम वैसे भी रिमूव कर देंगे तो कितने बचेंगे बाकी? मैम, आपको कोई क्लियर हुई है बात? सर ये 29 तक होंगे। आपने निकाला सही है, लेकिन एक और आप इसमें से माइनस करेंगे। 28 होगा। जी 28 होगा। जी बिल्कुल ठीक है, इसी तरह होगा। क्योंकि देखिए ना, टोटल हमारे पास जो 36 एट आ वाली रहे हैं। वैल्यू है ना, जो उसका मीडियन है, वो भी आपने उसमें से माइनस करना है, क्योंकि वो भी दोनों में आ रहा है ना। अच्छा अच्छा ठीक है। बिल्कुल, वो भी दोनों में आ रहे हैं। तो तो फिर वो भी आपके पास आपको ट्वेंटी माइनस एट करना आएगा। पड़ेगा। वैसे आपने बिल्कुल सही बताया कि अगर एक वैल्यू में इस तरह 15 डिजिट्स हैं टोटल, 1 2 3, वैल्यूज कोई भी हो सकती है, ये सर ने एज्यूम कर लिए हैं। आप पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी ले सकते हैं। तो जब आपके पास ये इस तरह वैल्यूज आएंगी ना 15 तक, टोटल 15 है फर्ज कर लें 1 से, तो दूसरे का उन्होंने खुद ही बता दिया कि वो स्टार्ट ही इसके मीडियन से हो रही हैं वैल्यूज यहाँ से। तो अगर एग्जांपल ले लें कि इसका मीडियन 8 है, तो ये स्टार्ट ही 8 से हो रहा है, और ये आगे तक जा रहा है, और इसकी लेंथ 21 है। तो इसमें आप देख लें कि ये जो वैल्यूज हैं, ये तो सेम हुई ना, दोनों में कंबाइन है, तो ये हमने माइनस करनी है, क्योंकि हमसे उन्होंने डिफरेंट वैल्यूज पूछी हैं, हाउ मेनी डिफरेंट इंटीजर्स। ठीक है। तो आप इससे आगे काउंट कर लेंगे। तो आप जब ये माइनस करेंगे, ये 8 वैल्यूज बनती हैं।
ठीक है, 8 से 15 तक अगर आप काउंट करते हैं इसको, तो जब ये 8 माइनस कर लेंगे ठीक है तो सर। आपके पास 28 आ जाएगा। चलिए, हमारा टाइम भी पूरा हो गया, तो बाकी कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अगर सर यामीन अवेलेबल हुए तो वो उसको वर्बल को इंशाल्लाह उन्होंने ख़त्म करना है इस वीक में। तो रीडिंग कम्प्रिहेंशन उन्होंने स्टार्ट करानी थी, आज भी इंटरनेट का इशू था, इस वजह से वो फिर ज्वाइन नहीं कर पाए। तो अगर कल अवेलेबल हो ठीक है, नहीं तो फिर हम यहीं से आगे कंटिन्यू कर लेंगे अपनी रिवीजन। जी ठीक होगा हाँ सर। सर, इस सेशन को स्टार्ट किए हुए कितना टाइम हो गया है? मैम ये हमारा 9th वीक है। अच्छा, 9th वीक। चलें ठीक है सर, ऑल ऑफ यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज ठीक है सर। सर, अल्लाह हाफिज।